Okay, so starting with the paragraph 14, read the following passage and answer the questions. A man found a cocoon of a butterfly. एक इंसान को, एक लड़के को काइंड ऑफ उसको एक बटरफ्लाई का ककून मिला. ककून होता है जहाँ से बटरफ्लाई पैदा होता है. बटरफ्लाई आगे एक ककून प्रॉपर बनाता है, उसके बाद उस ककून में से एक छोटा बेबी बटरफ्लाई निकलता है. वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपेयर्ड. उसमें से एक छोटी सी ओपनिंग काइंड ऑफ, मतलब उसमें से थोड़ा सा होल होना या फिर वो थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है. वो कोकून टूटना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसमें से बेबी बटरफ्लाई निकलता है. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. वो आराम से बैठता है, वो देखता है कि वो क्या प्रॉपरली वो देखता है कि ककून से क्या हो रहा है. वो देखता है उस बटरफ्लाई को, जो बेबी बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ रही होती है, वो उसको देखता है घंटों तक भर बैठ के, क्योंकि ये घंटों लंबा प्रोसेस है. सो वो उसे बैठकर देखता है कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रही है, अपनी बॉडी को फोर्स कर रही है उस छोटे से होल में से बाहर आने के लिए. ओके, सो then it seemed to stop making any progress. उसके बाद उसने देखा कि वो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रही. मतलब पहले वो देख रहा था कि वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, एंड अब उसने जब वो देखा तो उसको पता लगा कि ये तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है. सो इट appeared as if it had gotten as far as it could. ऐसा उसको लगा कि वो अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, वो इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, एंड इट कुड गो नो फर्दर, और वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती. सो द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई. फिर उस मैन ने डिसाइड किया कि वो बटरफ्लाई की मदद करेगा. ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून. वो उसने सीजर्स ली और जो बाकी बचा हुआ कोकून था उसको अपनी वो सीजर से काट दिया. द बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड इजीली. उसके बाद उसमें से बटरफ्लाई प्रॉपरली इजीली बाहर आ गई. बट इट हैड अ स्वॉलन बॉडी एंड स्मॉल श्रिवल्ड विंग्स. लेकिन उसकी बॉडी फूली है, लाइक सूजी हुई है, और उसके विंग्स भी बहुत कमजोर हैं. द मैन कॉन्टिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई के उस कोकून को देखता रहा, वो बटरफ्लाई को देखता रहा, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट एनी मोमेंट द विंग्स विल एनलार्ज. क्योंकि उसको लगता था कि किसी भी मोमेंट में जो विंग्स हैं उसके बड़े हो जाएंगे एंड एक्सपैंड एंड टू बी एबल टू सपोर्ट द बॉडी, और इतने बड़े हो जाएंगे कि वो पूरी बॉडी को सपोर्ट कर सकेंगे, विच कुड कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम, जो कि थोड़े टाइम बाद ही छोटे भी हो सकते हैं. सो ये बटरफ्लाई का एक्चुअली फीचर होता है कि वो अपने विंग्स को अपने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी बड़ा और छोटा कर सकती है. नीदर हैपेंड, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ. In fact, the butterfly spent the rest of their life crawling around with swollen body and shriveled wings. लेकिन क्या हुआ एट द एंड, उस बटरफ्लाई को अपनी बाकी सारी जिंदगी उसी सूजी हुई बॉडी और उस कमजोर विंग्स के साथ जो जुड़े हुए विंग्स थे जो कभी खुल नहीं सके, इसलिए उसको हमेशा क्रॉल करना पड़ा, जमीन पे रेंगना पड़ा, वो कभी उड़ नहीं सकी. इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई. What the man, in his kindness and haste, did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the butterfly body into the wings. So, उस मैन को ये समझ में नहीं आ सका. उस मैन ने सोच लिया कि ठीक है, मैं बटरफ्लाई की मदद करता हूँ ताकि वो बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ जाए और उसकी मदद हो जाए. लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपनी काइंडनेस में, अपनी जल्दबाजी में उसने उस कोकून को काट दिया. लेकिन जबकि वो एक प्रोसेस था कि जब वो बटरफ्लाई अपनी बॉडी को फोर्स करेगी उस कोकून से बाहर निकालने के लिए, तो एक काइंड ऑफ फ्लूइड पैदा होगा, एक लिक्विड पैदा होगा जो कि वो बटरफ्लाई की बॉडी से उसके विंग्स में जाएगा, जिससे वो विंग्स एनलार्ज होते हैं, जिससे वो विंग्स फैलते हैं. लेकिन वो प्रोसेस, गॉड का दिया हुआ प्रोसेस, उस प्रोसेस को उस मैन ने तोड़ दिया. इसलिए उस बटरफ्लाई को सारी जिंदगी, जो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, उसको क्रॉल करना पड़ा और वो कभी उड़ नहीं सकी. So that it got ready for the flight when it achieved its freedom from cocoon.
ये सब कुछ इसलिए होता है या गॉड ने एक प्रॉपरली तरीका बनाया होता है हर किसी के लिए, हर एनिमल के लिए एंड हर इंसान के लिए. सो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर था उस बटरफ्लाई की विंग्स को एनलार्ज, उस बटरफ्लाई के विंग्स को प्रॉपरली एक टाइम पीरियड के बाद बनाने के लिए कि वो पूरी मैच्योर होके बाहर निकले. लेकिन और उसके बाद वो पूरी तरह उड़ने के लिए तैयार हो. जब वो अपने कोकून से पूरी फ्रीडम लेके, आज़ादी लेके बाहर आए तो वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो. लेकिन उस मैन ने जब उस कोकून को तोड़ दिया, उस कोकून को खोल दिया, लेकिन उसने करा तो वो हेल्प के लिए था, लेकिन वो उल्टा उस बेचारी बटरफ्लाई के लिए गलत साबित हो गया. उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसको वो सूजी हुई बॉडी और वो विंग्स जो कभी खुल ना सके वो लेकर उसको क्रॉल करना पड़ा, वो कभी उड़ नहीं सके. So we'll skip to the questions now. The man's first instinct was keep watching, help the butterfly, leave the butterfly alone, leave the cocoon alone. So option C or D तो बिल्कुल भी नहीं है. Leave the butterfly alone or leave the cocoon alone. He was sitting there watching the butterfly. He wanted to help the butterfly actually. Now we are getting confused with the very two options, keep watching and help the butterfly. So for that very option, we'll just go to the paragraph. The man's first instinct. Now you have to read the question again कि first instinct क्या था? सबसे पहले man के दिमाग में क्या आया था? So definitely he wanted, उसके दिमाग में सबसे पहले आया था कि he should keep watching the butterfly. Okay? Yes, that's right. He should keep watching the butterfly. उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आई थी. And you can see in the paragraph only that the man just sat down there and continued to watch the butterflies. So the first instinct was this कि he wanted to keep watching the butterfly. उसके बाद हेल्पिंग वाला नेचर तब आया जब उसने देखा कि बटरफ्लाई इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट स्मॉल होल एंड इज स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ दैट होल. ओके, so first instinct was that he wanted to just watch the butterfly doing her procedure, coming out of the cocoon. So the second question is the word that means to make or becomes withered is folded, wasted, hidden, shriveled. अब यहाँ पे एक लाइक काइंड ऑफ वन वर्ड है या फिर उन्होंने बोला है कि टू मेक और बिकम्स विदर्ड. इसका मतलब क्या है? इसका एक वन वर्ड है जो पैराग्राफ में गिवन है, जो हमें फाइंड करना है. सो आप देख सकते हो इसमें फोल्डेड और वेस्टेड वर्ड है जो कि इसमें गिवन ही नहीं है. यू कैन रीड द पैराग्राफ प्रॉपरली. इसमें फोल्डेड और वेस्टेड वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं है. देन द वर्ड इज श्रिवल्ड एंड हिडन. Hidden word is also not there. You can check the paragraph कि hidden word is also not there. So the last word is shriveled. And shriveled का मतलब वही होता है to make or becomes withered. So that is why we have chose fourth option, that is shriveled. अगर आपको by chance meaning ना समझ आए कि what they are talking about and if you are unable to understand the meaning, so just see to it कि कौन सा word कहाँ पर है. अब इसमें तो बहुत easy था कि तीनों words ही available नहीं थे paragraph में. So it was easy that obviously वही word होगा जो paragraph में available होगा. We just have to see कि कौन ये हमने पूरा पैराग्राफ पे फोकस करना है, कुछ अपनी तरफ से नहीं सोचना है. जस्ट फोकस ऑन द पैराग्राफ. So the third question is the man noticed that the butterfly is hidden. Cocoon was growing. Cocoon was morning. Butterfly was emerging. जो मैन ने क्या नोटिस किया? मैन ने बेसिकली नोटिस वहां पे उसने बोला कि मैन जस्ट सैट डाउन एंड ही स्टार्टेड टू सी. सो वो क्या देख रहा था कि बटरफ्लाई जो है वो अंदर छिपी हुई है, उस कोकून के अंदर छिपी हुई है. सो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट साइट यही थी कि जो बटरफ्लाई है वो उसके अंदर छिपी हुई है. That is why the first option is right, that is butterfly is hidden. The writer's message in her essay is about escape pain at any cost, need for strugglers in life, not to have any problems, need less struggles in life. Definitely is the fourth option, that is need less struggles in life. Actually the thing is that he just thought that कि वो butterfly का help कर रहा है, लेकिन वो उल्टा उसकी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम बन गई. So the thing is that God has created a proper procedure for every human being, for every animal. So that procedure has to be followed.
while they are producing or while they are like getting their birth and anything. Every animal has a particular procedure. So escape pain at any cost is not a good thing. We should not escape pain at any cost. So उसने उसकी पेन को ही escape करने के लिए उसका लाइफ प्रोसीजर वेस्ट कर दिया, लाइफ प्रोसीजर खत्म कर दिया, जो पूरी लाइफ के लिए उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई. So select the synonym of the word hurry from the passage. So इसमें हमने देखना है कि जल्दी का synonym क्या यूज किया हुआ है पैराग्राफ में. Hidden, emerge, haste, fold. It's obviously haste. You can just see in the paragraph. It's written properly कि what the man in his kindness and haste, मतलब उसका अच्छा दिल, उसने एक्चुअली हेल्प ही तो करना चाहा था, लेकिन उसके उस चीज के कारण और उसकी जल्दबाजी के कारण उसने वेट नहीं करी कि वो कोकून में से बटरफ्लाई अपने आप खुद बाहर आ जाए. उसने जल्दबाजी से उस कोकून को काट दिया. So the word which is used as a synonym of hurry is haste. So C option is the right option. Going to the paragraph 15. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to wait and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, but not so curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. So इसमें क्या कहा गया है, इसमें बेसिकली बुक्स के बारे में बात की गई है, रीडिंग के बारे में बात की गई है. वो बोलता है कि आप बुक्स पढ़ो, रीड करो, लेकिन इसके लिए नहीं कि आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो. कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके अगेंस्ट बोलना. इसलिए नहीं कि आप अगेंस्ट बोलो या फिर कोई बिल्कुल ऑपोजिट जाओ या प्रॉब्लम क्रिएट करो या फिर बिलीव ना करो या फिर उसे फॉर ग्रांटेड लो. फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की वैल्यू नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही लेते हैं. सो वो बोलता है कि ना ही उसे फॉर ग्रांटेड लो, ना ही उसे कॉन्ट्राडिक्ट करो, मतलब ना ही उसके ऑपोजिट बोलो, ना अगेंस्ट जाओ. नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही उसके बारे में बुरा कहो, बट टू वेट एंड कंसिडर. लेकिन वो कहता है कि उसको कंसिडर करो. कंसिडर इन द सेंस कि वो उसको कह रहे हो उसकी वैल्यू को समझो. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड. वो कहता है कि कुछ बुक्स को सिर्फ टेस्ट करना है. टेस्ट इन द सेंस कि सिर्फ उनको थोड़ा पढ़ना है, लाइक नॉट द होल बुक. अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड स्वेलोड मीन्स कि पूरे जब हम निगल लेते हैं चीज, तो वो बोलता है कि कुछ बुक को सिर्फ थोड़ा सा टच, लाइक थोड़ा सा देखना होता है, थोड़ा सा रीड करना होता है. कुछ बुक्स को हमें प्रॉपरली ही सारा रीड करना होता है. एंड सम फ्यू च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ को प्रॉपरली अपने अंदर पढ़ने के बाद बिठाना होता है. दैट इज, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स. सो द मीनिंग ऑफ सम बुक्स आर बी टेस्टेड इज टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कि इसको बस थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़ो, बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना. एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, एंड द लाइन दैट इज अदर्स टू बी स्वैलोड का मतलब है कि उनको पूरा पढ़ना बुक्स को, एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन, प्रॉपरली अटेंशन के साथ प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो उन बुक्स को. Some books be read by deputy and in tracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else distilled books like common distilled waters, flashy things. Reading make a full man and writing makes an exact man. So you can just see इसमें बेसिकली इसी बारे में बात की गई है कि रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और रीडिंग के बाद एक पर्सन प्रॉपरली एक फुल मैन बनता है. Why this line is told here, like why this line is there, इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन बुक्स रीड करता है तो वो एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है, वो एक फुल मैन हो जाता है जो प्रॉपरली एक पूरा नॉलेजेबल है, पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स जानता है. एंड राइटिंग मेक्स एग्जैक्ट मैन, जब एक पर्सन वो उन्हीं चीज़ों को लिखता है तो उसके प्रॉब्लम्स, जो उसकी गलतियां हैं वो इम्प्रूव होती हैं, इसीलिए वो एक एग्जैक्ट मैन बन जाता है जो कोई गलती नहीं करता. एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट्स लिटिल, अगर वो लड़का अगर कोई पर्सन थोड़ा लिखता है, ही हैड नीड हैव अ गुड मेमोरी, इट मीन्स उसकी एक अच्छी याददाश्त है. If he confer little, he had need have to a present bit. And
वो बोलते हैं बेसिकली कि अगर वो थोड़ा लिखता है तो उसकी अच्छी मेमोरी है, अगर वो थोड़ा और लिखता है सो वो उसकी नॉलेज को डिपिक्ट करता है कि उसके पास कितनी नॉलेज है. एंड ही रीड लिटिल, अगर वो थोड़ा पढ़ता है ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डिड नॉट. ओके, सो वो बोलता है कि अगर वो थोड़ा रीड करता है सो उसमें उसकी वो कनिंगनेस नजर आती है कि लाइक वो उससे पता लगता है कि वो कितना क्यूरियस है या नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहता. हिस्ट्री मेक men wise, poetry witty, the mathematics subtitle, natural philosophy, deep moral logic and rhetoric able to content. सो जो हिस्ट्री है वो एक पर्सन को वाइज मतलब इंटेलिजेंट नॉलेजेबल बनाता है. उसके अंदर मैथमेटिक का पूरा सब टाइटल, उसके अंदर फिलोसफी, सब कुछ वो बुक्स रीड करने से आता है. वो एक डीप सोच वाला पर्सन बनता है जिसके पास पूरे एथिक्स होते हैं, पूरे मॉरल होते हैं, पूरे लेसन्स होते हैं लाइफ के जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. वो एक डीप थॉट्स वाला पर्सन बन जाता है, फिलोसफिकल पर्सन बन जाता है. He has answers of every questions. So this is all about reading and everything. Reading, importance of books, importance of reading, importance of writing. So we'll just skip to the questions now. Meaner short of books should be read be read with attention, be read with assistance, never be read, none of the above. So you can just see these 5 questions are there, and these all questions are not too exactly based on the paragraph. So इसमें कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ कंसिडर करना है कि कौन सा उसका मतलब है. सो उसके जिस्ट के साथ हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एग्जैक्ट लाइंस नहीं गिवन होती हैं. So meaner short of books should never be read. So उसका मतलब है कि कम बुक्स पढ़ना. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसी बारे में बात की गई है. सो यू कैन जस्ट सी टू दैट कि वो बोलता है never be read. So be read by assistance, never be read and none of the above. So definitely the right option is B. Be read by assistance. We should read the books for discussions only, providing wrong only, considering its usefulness in life, entertainment only. Definitely considering its usefulness in life. हम entertainment के लिए तो books पढ़ेंगे नहीं. हम books इसीलिए पढ़ते हैं कि कुछ लाइफ में यूजफुल उनको यूज़ कर सके, उसकी नॉलेजेस को यूज़ कर सकें. एंड डिस्कशंस के लिए भी हम नहीं पढ़ते हैं और ना ही कोई रॉन्ग इंटेंशंस के लिए हम पढ़ते हैं. बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी यूजफुलनेस को हम समझ सकें. What makes an exact man? Definitely writing. In the very last line, you can just see that it's written. Reading make a full man, and writing make a exact man. So the right option is third here. What makes an exact man? Writing. The D option is the right option. In the passage, which word has been used for happy and satisfied? Confute, confer, content, none of these. It's definitely one option only, that is you can just see in the paragraph content, confer, confute. Happy and satisfied is a person who means like content. Actually you can just see in the paragraph where it is written happy and satisfied. It's not written happy and satisfied. Actually he just said that happy and satisfied के लिए एक word use किया गया है paragraph में. So वो word क्या है? So then at the last it's written content. So happy and satisfied का मतलब होता है content actually. So right option is C. In the passage, which word has been used for the art of effective speaking and writing? Passage में ऐसा कौन सा word है जो use किया गया है for the art of effective speaking and writing? For the art means like वो technique जिसमें आप effective बोल सकते हो और लिख भी सकते हो. So the right option is rhetoric. In the last line, you can just see it. It's written history. Yeah, this line, last line. History make men wise, poetry witty. The mathematics subtitle, natural philosophy deep, moral logic and rhetoric able to content. So rhetoric का मतलब यही होता है in the passage that it gives you, reading books gives you an art of effective speaking and writing. So D option is the very right answer. Skipping to the 16th paragraph now. Once a famous tennis player
was scheduled to play in a championship game with her most formidable rival. एक बार एक टेनिस प्लेयर थी, उसको उन्होंने शेड्यूल किया था एक प्रॉपर उसका चैंपियनशिप, उसका खेल, उसका गेम चैंपियनशिप पूरा शेड्यूल किया था उसके दुश्मन के साथ. At the last minute, she gave the excuse of not feeling well and refused to play. और जो जिस दिन मैच था उस दिन उस टाइम उसने अचानक ही एट द लास्ट मिनट मीन्स लाइक इन द वेरी लास्ट टाइम जब मैच जस्ट होने वाला है तो उसने तभी बोल दिया कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, लाइक उसकी तबीयत ठीक नहीं है एंड उसने मना कर दिया खेलने से. हर रेपुटेशन वॉज ruined. एज उसने लास्ट मिनट पे मना किया था तो उसकी जो रेपुटेशन थी बिल्कुल बिगड़ गई, खराब हो गई. Until the day of her death, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई, she was regarded as a poor sportsman, afraid of defeat. जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तो तब तक उसको एक पुअर स्पोर्ट्समैन लाइक जो अच्छा नहीं खेल सकता है उस तरह उसको टारगेट किया जाता था. वो लड़की जो हार से डर गई, इस तरह की चीजें उसको कही जाती थी. The games themselves are not so important, but the traits of a person shows in playing a game reveals a person's character and breeding. So इसमें वो बोलता है कि जो गेम्स हैं वो इतना कुछ नहीं शो करते हैं एक पर्सन के बारे में, बट जो वो पर्सन खेलता है और ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पर्सन का करेक्टर है वो बताता है उस पर्सन के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में. The qualities needed in games are the same needed for decent living, fairness, honor, self-control. जो qualities games में चाहिए वो बिल्कुल सेम है जो हमें एक अच्छी लिविंग, अच्छा रहने खाने के लिए, फेयरनेस के लिए, ऑनर के लिए, मतलब लाइक एक तगमे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, विलिंगनेस टू अबाइड बाय द रूल्स, हमारी अपनी मर्जी से रूल्स के साथ बंधे रहने के लिए, जस्ट टेम्पर्ड बाय रिस्ट्रेंट एंड एबिलिटी टू विन और लूज विद अ गुड स्पिरिट. आप चाहे हारो या चाहे जीतो, बट आपके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए कि आप उस हार जीत को एक्सेप्ट करो. सो फर्दर, if you cannot muster up any interest in a game, you had better stay out of it. अगर आप प्रॉपरली उस गेम में अपना इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो सो आप उस गेम से बेटर है कि बाहर रहो, आप उस गेम में अपनी एंट्री ही ना करो. अ हाफ हार्टेड प्लेयर हु डज नॉट कीप हिज माइंड ऑन द गेम, एक ऐसा प्लेयर जो अपना पूरा दिल और दिमाग गेम में नहीं लगाता है, इज फॉर आस्किंग ओह इट इज माई टर्न. ओके, सो इसका मतलब है कि जो एक ऐसा प्लेयर जो पूरा अपना दिल और दिमाग खेल में नहीं लगाता है वो यही कहता है कि ओह अब मेरी टर्न है क्या. अगर वो पूरा अपना दिमाग उस खेल में लगाए तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसको पता है कि हाँ उसकी टर्न है एंड प्लेनली डज नॉट टर्न आउट एंड इज एन एनाइज. जिस तरह उस लड़की ने मना कर दिया एट द वेरी एंड टाइम, पूरी चैंपियनशिप शेड्यूल थी लेकिन उसने मना कर दिया एट द वेरी टाइम एंड टाइम खेलने के लिए. सो ये उनके लिए बहुत एनॉइंग, लाइक बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनको बहुत इरिटेटिंग लगता है. एन आइडल प्लेयर प्ले फॉर द फन ऑफ प्लेइंग. जो एक सही प्लेयर होता है वो खेलता है उस खेल के मजे के लिए क्योंकि उसको वो खेलना अच्छा लगता है. ही ट्राइज टू विन, वो जीतने की पूरी कोशिश करता है, yet he is not so eager that he jumps in ahead of his turn or claims victory before the game is over. लेकिन वो इतना भी जीतने के लिए जल्दबाजी नहीं करता है कि वो बिल्कुल जंप मार के अपनी टर्न के लिए चला जाता है और लाइक जीत जाता है जबकि गेम ओवर भी नहीं हुई होती. सो दिस इज लाइक अ पैराग्राफ इन विच कुछ ट्रेट्स बताए गए हैं एक अच्छे प्लेयर की, एक अच्छा पर्सन जो खेलता है. इसमें एग्जाम्पल ली गई है एक लड़की की जो टेनिस प्लेयर थी जिसने एकदम से एट द वेरी लास्ट मोमेंट मना कर दिया खेलने से, जस्ट बाय शी वॉज एफ्रेड कि उसका मैच होने वाला है उसके दुश्मन के साथ, ऐसे राइवल के साथ जो उसको पसंद नहीं था और जो बहुत अच्छा था खेलने में, सो वो डर गई उससे. What are the qualities of a good player? Fairness, self-control, well-built body, both A and B. Definitely it's both A and B. उसके अंदर एक self control होना चाहिए and you can just see that यहाँ पे कुछ mentioned है qualities. The qualities needed in games are the same needed for decent living, fairness, honor, self control,
willingness to abide by the rules. So it's mentioned here. That is why the right option is A, both A and B. So right option is D. Reputation of the famous tennis player was ruined because जो उसकी reputation थी उस player की वो किस तरह ruin हो गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई. She refused to play the match. She pretended to be ill and did not play the match. She was afraid of the rival. Definitely. And then the D option is both B and C. मतलब वो उसने नाटक किया बीमार पड़ने का और उसने खेल नहीं खेला और वो अपने राइवल से डर गई. So these are the options that are actually right. क्योंकि at the time of like before her death, like जब तक उसकी death नहीं हुई उससे सिर्फ इसी चीज का ताना मिलता रहा कि that she was afraid of her rival and just like refused to play the match just because she did not wanted to lose. She was afraid of her like defeating of from her rival only. So the right option is both B and C. That is why her reputation was ruined कि वो ऐसा player है जो डर जाता है अपने rival के सामने. Synonym of word eager is. Eager का मतलब होता है जो बहुत जल्दी में होता है. So you can just see that anger, timid, willing, strong. Eager एक person होता है जो बहुत willing होता है, बहुत जल्दी में होता है. जल्दी in the sense एक होता है speed. But we are not talking about that. We have to just see to the paragraph कि उसमें इसका मतलब क्या है. So we'll just see कि eager word कहाँ था. In the very second last line, you can see that he tries to win yet he is not so eager that he jumps in ahead of his turn or claims victory before the game is over. So वो बोलता है कि वो जीतने एक अच्छा प्लेयर जीतने की कोशिश करता है बट वो इतना भी एकदम से विलिंग नहीं होता कि वो एकदम से जंप कर दे और जाके मैच खत्म होने से पहले ही जीत जाए अपनी टर्न से पहले ही. सो राइट ऑप्शन इज सी. उन्होंने पूछा है कि ईगर की तरह कोई और वर्ड इसमें ईगर के मतलब क्या होता है, ईगर का सिनोनिम क्या होता है एक्चुअली. सो synonyms are those जिनका सेम मतलब होता है and antonyms are those जिनका opposite होता है. So here they are talking about synonym. So हमने same मतलब देखना है. That is C option. A disinterested player stay out of the game because he does not care for the rules of the game. He does not keep mind on the game. He wants to win by hooks or crooks. All of the above. Definitely all of the above. जो एक player है जो disinterested है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम में, किसको कोई इंटरेस्ट नहीं है खेल में, सो वो कोई केयर नहीं, वो केयर नहीं करता है रूल्स की, उसको कोई परवाह नहीं होती है रूल्स की एंड उसको कोई केयर अपने दिमाग में वो नहीं रखता गेम के रूल्स और कुछ भी उसके दिमाग में गेम नहीं चल रही होती एंड ही जस्ट वांट कि वो जीत जाए किसी भी तरीके से. सो उनको बेसिकली हार से डर लगता है, वो बस चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके जीत जाए. ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन क्योंकि एक डिसइंटरेस्टेड प्लेयर अपनी गेम से बाहर रहता है इन रीजंस के कारण. एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉर्मिडेबल. एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट. मतलब फॉर्मिडेबल का ऑपोजिट क्या है? फॉर्मिडेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. ओके, सो अब ए ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज इट्स सिनोनिम जिसका सेम मतलब है वीक. डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट है वीक, so weak is the right option. Timid and afraid are not in the option list even as the thing is that afraid होता है डरा हुआ. So formidable के साथ afraid का कोई relation नहीं है, timid का कोई relation नहीं है. So इसीलिए formidable का मतलब होता है strong, so उसका opposite है weak. So B option is the right option here.